हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। इस पाठशाला में आज की कक्षा क्लास 10th कोर्स बी के लिए। जैसा कि मैंने वादा किया था कि लघु कथा तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन इसके लिखने के तरीकों की थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर कर लो तो आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो चलिए कुछ ऐसे ही संकेत लेकर आई हूँ और लिखना है आपको लघु कथा, क्योंकि संकेत के माध्यम से लघु कथा लिखना जहाँ आसान है वहीं कठिन भी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। शुरू करें। यहाँ पर कुछ नहीं, मुश्किल से 4-5 कहानियां हैं जिनको मैं लेकर आई हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो पहली कहानी तो वही है जो हमने पढ़ी थी, लेकिन थोड़ी सी बदल दी। ठीक है, थोड़ी सी क्यों बदली? जैसा कि हमने क्या कहा था कि पढ़ी गई लघु कथा को ही आप अपने भाषा में लिखो, तो ये ऐसे ही मैंने किया है। पहली लघु कथा है उदाहरण का, किसान का बेटा आलसी और आपसी झगड़े। किसान परेशान, बीमार पड़ना, बेटों को सुधारने का उपाय सोचना, एक एक लकड़ी काटने को कहना, चारों लकड़ियां एक साथ बांधना, उन्हें तोड़ने को कहना और असमर्थ निकलना। ठीक है, याद आ गई ना कहानी? तो अब जो कहानी पढ़ी थी उसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा इधर उधर किया। तो सबसे पहले तो हमने दे दिया क्या, एक नया शीर्षक। याद है पिछली बार हमने क्या दिया था, एकता। अब की हमने क्या दिया, संगठन की ताकत या संगठन में बल। कुछ भी आप दे दो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ संगठित है, उनमें ताकत है, तो यही चीज़ तो किसान समझाना चाह रहा है। तो अब इस कहानी में हमने किस तरीके से फेरबदल की है ये देखिएगा। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। वे चारों अक्सर लड़ते रहते। अपने बेटों के स्वभाव से किसान मन ही मन बहुत दुखी रहता था। सोचते सोचते वह एक दिन बीमार पड़ गया। भाई किसी को इतनी टेंशन होगी तो बीमार तो पड़ेगा ही ना, तो हमने वो एलिमेंट भी इसमें ऐड कर दिया। अपने बेटों को सुधारने का उसने एक उपाय सोचा। एक दिन जब वह बिस्तर पर लेटा था तो उसने अपने चारों बेटों को पास बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी देकर कहा। याद है जब हम पिछली कहानी पढ़ रहे थे तो किसान ने सबसे पहले गट्ठर दिया था उन्हें कि लो पहले इसे तोड़ो। जब वो नहीं तोड़ पाए फिर एक एक लकड़ी दी थी। तो हमने इस चीज़ को थोड़ा सा पलट दिया। हमने क्या किया, हमने पहले उसे क्या दे दिया, एक एक लकड़ी दे दी, इन्हें तोड़ो। एक एक कर उन चारों ने अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने मुस्कुराते हुए चारों को देखा। पिता की मुस्कान का अर्थ उन चारों की समझ में नहीं आया। अब किसान ने अपने पास से 4 दूसरी साबुत लकड़ियां निकाली। पहले तो 4 दी तो चारों लड़कों ने तोड़ दी। किसान ने फिर से अपने पास से 4 लकड़ियां निकाली जो समूची थी। एक रस्सी भी निकाली। उनमें से अपने बड़े बेटे को पास बुलाकर चारों लकड़ियों को रस्सी से बांधने के लिए कहा। भाई किसान तो बीमार था, लेटा था, तो उसने लकड़ी और रस्सी दे दी और बड़े बेटे को बुलाया कि आओ और इन चारों को आपस में बांधो। अब किसान ने उन चारों से उसे तोड़ने को कहा। बड़े बेटे ने बांध दिया। अब जो है उनसे कहा क्या कि अब इसको तोड़ो, जैसे पहले एक एक लकड़ी तोड़ी थी अब तुम्हें इसे फिर से तोड़ना है। उन सभी ने बारी बारी से उसे लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन कोई तोड़ ना सका। किसान ने कहा, संगठन में बहुत शक्ति है। यदि तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तो संसार में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। यदि आपस में झगड़ा करते हुए अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारी आपस की फूट का फायदा लेगा। चारों बेटों ने अपने पिता से यह वादा किया कि वे अब कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और इन लकड़ियों के गट्ठर की तरह हमेशा संगठित होकर रहेंगे। तो देखा ना, जिस कहानी को हम पहले पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, सेम सारी चीज़ें हमने वैसे ही करी, मगर थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे करके इस कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया, थोड़ा और स्वाभाविक बना दिया। ठीक है ना, जो चीज़ें अब तक हमने ऐसे पढ़ी कि जैसे लग रहा है कोई चीज़ बस हाँ घट रही है, लेकिन यहाँ पर 2-3 एलिमेंट्स हमने ऐसे जोड़े जिसको पढ़कर हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल ही घट सकती हैं। ठीक है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी। बहुत सारी लघु कथाएं आपकी पहले से पढ़ी आएंगी, लेकिन उसमें आप क्या ऐसा एलिमेंट डाल सकते हो जो आपके ज़्यादा करीब लगे, पाठक जब उसको पढ़े तो वो उसमें ज़्यादा निकट महसूस करे। अब आ गए उदाहरण संख्या 2 पर। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण है। अब सारे संकेत अच्छे से पढ़िएगा। एक राजा, मंत्री ईमानदार और समझदार। एक राजा था, उसका एक मंत्री था जो बहुत ईमानदार और समझदार था। रात को राजा का जाग उठना, मंत्री को कमरे में चिंतित देखना, गत साल फसल की कमी यानी कि फसल कम हुई थी, कर वसूली में वृद्धि, राजा मंत्री से प्रभावित, अगले साल आधा लगान वसूल करने का निर्णय, राजा और मंत्री दोनों खुश। ठीक है, अब ये संकेत बिंदु दिए, अब अपने दिमाग के घोड़े आप लोग दौड़ाना शुरू कर दो।
कुछ इमेजिनेशन पावर शुरू लो और फटाफट इस कहानी को लिखना शुरू करो। हमने तो लिख ली है, तो दिखाएं हमने क्या लिखी है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। अन्याय का धन, ठीक है। क्या है, किसी देश में सुजान सिंह नाम का राजा राज करता था। राजा का मंत्री हिम्मत सिंह नेक, ईमानदार और बहुत समझदार था। राजा सुजान सिंह हिम्मत सिंह की बहुत आदर करते थे। भाई ईमानदार व्यक्ति का सभी लोग आदर करते हैं, तो राजा बहुत उनका आदर करते थे। एक दिन अचानक रात में सुजान सिंह की नींद खुल गई। वे अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा मंत्री हिम्मत सिंह के कमरे में प्रकाश हो रहा है, मतलब कि मंत्री भी जाग रहे हैं। राजा वहां पहुंचे, कहां, मंत्री के कक्ष में। उन्होंने झांक कर देखा तो मंत्री जी गहरी चिंता में डूबे हुए दिखाई पड़ रहे थे। मंत्री जी क्या थे, वो बहुत चिंता में डूबे थे। सुजान सिंह मंत्री के कमरे में दाखिल हुए, यानी कि राजा मंत्री के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी आप इतना चिंतित क्यों हैं, क्यों आप इतना परेशान हैं, क्या राज्य पर कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। हिम्मत सिंह ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा, महाराज गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में के लगान की वसूली अधिक हुई है, यानी कि पिछले वर्ष जो लगान वसूला था हमने, उससे इस वर्ष ज्यादा लगान आया है। अधिक वसूली के कारण जानने के लिए ही मैं चिंतित हूँ। आखिर इतना लगान कैसे आया, मैं ये जानने के लिए परेशान हूँ। राजा बोले, आमदनी कम तो नहीं हुई, बढ़ गई है ना, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई आमदनी कम तो नहीं हुई है, बढ़ी है, तो इसमें चिंतित होने की बात क्या है, इसमें इतना परेशान नहीं हुई, रात बहुत हो चुकी है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कमी तो है नहीं, भंडार में ज़्यादा पैसा आएगा, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, कल इस विषय पर विचार किया जाएगा। मंत्री जी चिंतित स्वर में बोले, गरीब किसान बड़े परिश्रम से अन्न उपजाता है, प्रजा को दुखी करके कोई भी राजा सुखी नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने इतनी मुश्किल से धन उपजाया है और उन्होंने मुझे अगर ज़्यादा लगान दे दिया है तो वो उनकी मेहनत की कमाई है, वो दुखी होंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। ना ही उनका शासन अधिक दिनों तक चलता है, यानी कि जो राजा दुखी करता है प्रजा को, उनका शासन अधिक दिन तक नहीं चलता है। राजा को मंत्री की बात उचित लगी। अगले दिन सुबह उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले वर्ष से आधा लगान ही वसूल किया जाएगा। भाई इस वर्ष अगर ज्यादा आया है तो हम अगले साल आधा, मतलब जितना भी आप लगान देते हो उसमें से आपको आधा लगान देना होगा। राजा के इस निर्णय से मंत्री हिम्मत सिंह के साथ साथ राज्य की प्रजा भी बहुत खुश हुई। तो भाई राजा ने क्या किया कि भाई ठीक है, अगले वर्ष का लगान अगर हमारे पास आधा आ चुका है तो हम आधा ही वसूल करेंगे। तो इससे राज्य में सारे किसानों को भी खुशी हुई और हिम्मत सिंह को भी खुशी हुई कि जो हमारे पास आया है हम उसे वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन अगले साल हम कम लगान ले सकते हैं। तो इस तरीके से राजा ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और सभी बहुत खुश हुए। तो अन्याय का धन कभी भी किसी को पचता नहीं है, इस कहानी में ये चीज बताई गई है। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्या 3 है। एक आदमी लालची, तपस्या करना, देवता का प्रत्यक्ष होना, यानी कि देवता सामने आ गए, थैली में सोने के सिक्के डालना, जमीन पर ना गिरे, गिरने पर मिट्टी हो जाने की चेतावनी, अगर इसके नीचे गिरे तो वो क्या हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, थैली का भर जाना, आगे भी थैली पसारते रहना। ठीक है, थैली भर गई और आगे भी थैली पसारते रहना। तो ये है कुछ संकेत। कहानी देखते हैं। लालच का फल कहानी, क्योंकि उसको वो व्यक्ति लालची था। भाई भगवान को भी प्रत्यक्ष देखकर तुमने धन ही मांगा तो क्या मांगा फिर, धन तो हम भी मेहनत करके कमा सकते हैं, ईश्वर तो हमें हमेशा नहीं मिलेंगे ना, तो ऐसी चीज मांगते जिसको हम नहीं कमा सकते, हम नहीं अर्जित कर सकते, है ना। तो देखिए क्या, एक आदमी था, वह एक सुंदर गांव में रहता था। वह बड़ा सुस्त और दूसरों के समान मेहनत ना करता था, यानी कि बहुत ही सुस्त था और जैसे बाकी दूसरे मेहनत करते थे वो वैसा मेहनत नहीं करता था। वह बड़ा लालची भी था, इसीलिए बिना मेहनत के ही वह धनी बनना चाहता था और इसके लिए तपस्या करके देवता को प्रत्यक्ष करने का निश्चय किया। उसने कहा कि अगर हम बिना मेहनत किए जो है धनी बनना चाहते हैं तो अब मैं बहुत तपस्या करूंगा और मेरी तपस्या से खुश होकर मैं ईश्वर को अपने सामने प्रकट होने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसने तपस्या की और उसके सामने देवता प्रत्यक्ष हुए, यानी कि उसने खूब तपस्या की और देवता खुश हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। देवता ने पूछा, अरे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए। आदमी ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं इसीलिए मुझे धनी बनाइए।
आप मुझे सोने के सिक्के दीजिए। देवता ने उसकी थैली में सोने के सिक्के डाल दिए। फिर उसको चेतावनी दी, उन्होंने कहा भाई सिक्के दीजिए, उसने सिक्के डाल दिए और कहा, फिर डालते डालते चेतावनी दी, अरे ये सोने के सिक्के कभी नीचे नहीं गिरने देना, यानी कि अगर ये सोने के सिक्के ज़मीन में गिरे तो गड़बड़, यानी कि वो मिट्टी बन जाएंगे, यदि ये नीचे गिर गए तो मिट्टी हो जाएंगे। आदमी ने देवता की बात मान ली। देवता थैली में सोने के सिक्के डालते रहे, थैली भर गई, लेकिन उसका लालच कम ना हुआ। अब वो थैली पसारे हुआ है, मतलब अरे भगवान ने दे दिए हैं तो तुम बस करो, बंद कर लो, लेकिन नहीं, वो बराबर पसारे हैं और देवता जी उनमें जो है सब सिक्के भरते जा रहे, और इससे क्या हुआ, थैली पूरी भर गई। थैली भर गई, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। थैली भरने के बाद भी उसने थैली देवता जी के सामने से नहीं हटाई कि हम हटा ले, नहीं हटाई। वह आगे थैली पसारते हुए देवता के सामने ही रहा। इसका फल यह हुआ कि सिक्कों से अधिकांश सिक्के जमीन पर गिर गए। अब जब ऊपर ओवरफ्लो हुआ तो सिक्के क्या होंगे, जमीन पे गिरने लगेंगे। जैसे ही वो नीचे गिरे और सब मिट्टी हो गए, मिट्टी बन गए। आदमी बहुत निराश हुआ, उसे रोना आया। उसने सोचा कि यह सब मेरे लालच के परिणाम से हुआ है, यानी कि इतनी मेहनत से हमने किया, तो उसे बाद में ये चीज़ समझ में आया कि मैं ये लालच कर रहा था, इसलिए ये हुआ। भाई थोड़े से सिक्के लेकर शांत हो जाता, उसे इतना क्यों करने की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरीके से उसे अपने लालच पर पछतावा होता है। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब आ गए हम उदाहरण संख्या 4 पे। क्या दिया है, मधुमक्खियों का छत्ता, कबूतरों का घोंसला, रानी मधुमक्खी का नदी में गिरना, कबूतर द्वारा पत्ता फेंकना, मधुमक्खी के प्राण बचाना, शिकारी का आना, कबूतर का पर निशाना लगाना, मधुमक्खियों का शिकारी पर हमला, कबूतर की प्राण रक्षा। तो ये रहे संकेत। तो यहाँ तो बहुत ही आसान संकेत दिए हैं, फटाफट पूरी कहानी बन जाएगी ना। तो चलिए बनाइए। यहाँ पर क्या दिया, चलिए हमने बना ली कहानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे हमने कहानी का शीर्षक नहीं दिया, अगर आप कहानी का शीर्षक देना चाहो तो क्या दोगे, कहानी पढ़ लो फिर शीर्षक पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। किसी जंगल में बरगद का एक घना पेड़ था, उस पर मधुमक्खियों का छत्ता था, पास वाले पेड़ पर ही कबूतर का घोंसला था। एक दिन सारी मधुमक्खी नदी में जा गिरी। अचानक कबूतर की नज़र उस पर जा पड़ी कि मतलब जो है वो पानी में गिर गई है। वह फुर से उड़ा और अपनी चोंच में एक पत्ता दबा लाया। उसने वह पत्ता मधुमक्खी के आगे डाल दिया। मधुमक्खी बहकर उस पत्ते पर आ गई तो उसने बड़े आराम से पत्ते को चोंच में उठाया और पेड़ के नीचे रख दिया। कि मतलब उसने पत्ता नदी में डाला, उस पर मधुमक्खी आ गई, उस पत्ते को वो चोंच से उठाकर ले जाकर पेड़ के नीचे रख देता है। तो इस तरीके से उसने मधुमक्खी की जान बचा ली। कबूतर की सावधानी से मधुमक्खी के प्राण बच गए। वह वापस अपने डेरे में लौट गई। कुछ दिन बाद ही जंगल में एक शिकारी आया। कबूतर अपनी धुन में बैठा था, उसे पता ही नहीं चला कि शिकारी ने उसे कब पर निशाना साध लिया। वो अपनी धुन में था और शिकारी ने क्या किया, कबूतर पे निशाना साधा कि अब जो है हम उसको मारेंगे। मधुमक्खी की नज़र उस शिकारी पर पड़ गई, यानी कि वो उस मधुमक्खी की रानी थी, तो उसकी नज़र पड़ गई कि भाई इस शिकारी ने उस कबूतर पर निशाना साध रखा है। उसने तुरंत सोचा कि उसके सहायक कबूतर की जान खतरे में है। बस रानी मधुमक्खी ने संकेत की देर थी, सभी मधुमक्खियां शिकारी पर टूट पड़ी। शिकारी निशाना तो क्या लगाता, अपनी बंदूक ही वहां छोड़कर भाग गया। इस तरह मधुमक्खियों ने कबूतर की जान बचा ली। शिक्षा क्या मिली, परोपकार का फल सदैव मीठा होता है। तो यहाँ पर हमने शिक्षा भी लिख दी। अगर हम शीर्षक पे आए तो क्या देख सकते हो, क्या दोगे, परोपकार। हम इसका बेस्ट एक जो दे सकते हैं शीर्षक वो है परोपकार। दूसरों की सहायता करने पर खुद को भी अच्छा ही फल मिलता है हमेशा लौटकर। हम अगर कभी भी किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा, और हम अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ हमेशा बुरा होगा। ये लिखा है डेस्टिनी में, हम जैसा करेंगे वैसा ही पाते हैं। तो इस तरीके से हमने आपके सामने 4 कहानियों के संकेत प्रस्तुत किए और उन चारों ही कहानियों को हमने आपके सामने बताया। तो इस तरीके से हमने लेखन कार्य संबंधी लगभग आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करवा दी है। बस
अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो अभी कुछ थोड़े से और टॉपिक बाकी हैं जिन्हें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। फटाफट उन्हें देखिए, प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम बहुत निकट है। जल्दी मिलेंगे दोबारा हम फिर से एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।